नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात पेट्रोल और डीज़ल के बढ़ते दामों की। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में आज लगातार पाँचवें दिन बढ़ोतरी हुई। आज इतवार के रोज़ दिल्ली में फिर पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 109 रुपये 34 पैसे और डीजल के दाम 98 रुपये 7 पैसे फी लीटर पर पहुंच गए। जबकि हैदराबाद में पेट्रोल के दामों में 36 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया और डीजल के दाम 38 पैसे फी लीटर बढ़ाए गए। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 72 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 106 रुपये 98 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिल्ली की स्टार्टअप हमसफर इंडिया के साथ मिलकर डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी खिदमत शुरू की है। एक मोबाइल ऐप फ्यूल हमसफर के जरिए से दी जाने वाली खिदमत से पंजाब रियासत के पटियाला और नए ज़िले मेलर कोटला में 20 लीटर सफ़र 20 जेरी कैन में डीजल की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा कि यह खिदमत उन ग्राहकों के लिए जो 20 लीटर से कम मिकदार में डीजल चाहते हैं। कंपनी के मुताबिक खिदमत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, आसाम, केरल, गुजरात, गोवा और नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद समेत NCR के कई इलाकों में मौजूद रहेगी। हमसफ़र इंडिया की फाउंडर सानिया गोयल ने कहा कि अब उनकी जानिब से फ्यूल हमसफ़र के नाम से एक यूज़र के जो इस्तेमाल में जो चीज़ें आती हैं, उसकी जो ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक एक ऐप बनाया गया जो फ्यूल का आसान ऑर्डर और ट्रैकिंग करेगा। उत्तराखंड की दारुल हुकूमत देहरादून में इतवार के रोज़ बड़ा हादसा पेश आया। विकास नगर में चकराता के पास बस खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग जख्मी हुए। इनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सभी जख्मियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार ज़्यादातर लोग एक ही गांव के रहने वाले थे। हादसा आज सुबह करीब 8 बजे पेश आया। गाड़ी के 1300 फीट गहरी खाई में गिरते ही चीखों पुकार मच गई। जख्मियों की चीखें सुनकर मकामी गांव के लोग उस मकाम वाक़या पर पहुंचे और बस के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। गांव वालों ने ही हादसे की इत्तला पुलिस को दी। इसके फौरी बाद पुलिस और SDRF की टीमें बचाव की मुहिम में जुट गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के अफराद ख़ानदान को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जख्मियों को 50,000 रुपये की रकम प्राइम मिनिस्टर डिज़ास्टर रिलीफ फंड से दी जाएगी। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ था। बस छोटी थी जिसमें 25 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि जिस रूट से ये बस गुजर रही थी वहाँ बसों की तादाद काफ़ी कम थी। ऐसे में बहुत सारे लोग एक ही बस में सवार हो गए। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर धामी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। धामी ने ट्वीट कर कहा कि इस इलाके में इस पेश आए हादसे पर वो अफसोस का इजहार करते हैं। ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इतालवी वज़ीर आज़म मारियो ड्रेगी, जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और दीगर G20 कायदीन के साथ इतवार को रोम के ट्रेवी वाटरफॉल पहुंचे और वहां एक सिक्का उछालकर लोगों और कुर्रे अर्ज की फलाह बहबूद और खुशहाली की तमन्ना की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरंदुम बागशी ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें G20 लीडर वाटरफॉल के किनारे खड़े नजर आ रहे हैं और हर लीडर आबशार के पानी में एक एक सिक्का उछाल रहा है और तमाम लोगों की फलाह बहबूद और खुशहाली की दुआ कर रहा है। कुर्रे अर्ज के लोगों ने खुशहाली की तमन्ना इन लोगों ने की। बागची ने ट्वीट करके कहा कि रोम में एक अहम आबशार ट्रेवी के किनारे खड़े G20 के कायदीन लोगों और कुर्रे अर्ज की फलाह बहबूद के लिए आबशार में सिक्का उछाल रहे हैं। दरियासना G20 के रहनुमा खुश नजर आए क्योंकि वह आबशार के पास खड़े रोमन आर्ट के बारे में बात कर रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। आलमी रहनुमा 16वें G20 सरबराह इजलास के दूसरे दिन रोम ऑडिटोरियम सेंटर में मुलाकात करेंगे। G20 सरबराह इजलास के 2 इजलास आज होंगे। इसके दूसरे सेशन में मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात के मौजू पर बात की जाएगी। इसके तीसरे इजलास में पायदार तरक्की के मामले पर बात की जाएगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात को लेकर उनके वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े और उनकी बीवी क्रांति रेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर और
मरकजी ममलिकती वजीर रामदास अठावले से मुलाकात की। इस मामले में अठावले ने समीर वानखड़े के अफराद ख़ानदान की तायद की। अठावले ने समीर के वालिद और बीवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक के इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया। समीर वानखड़े के वालिद ने कहा कि ना तो उन्होंने कभी और ना ही उनके बेटे ने मजहब बदला। नवाब मलिक के सारे इल्ज़ामात झूठे हैं। वानखड़े अफराद ख़ानदान की तायद में आए। अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी पूरे दमखम से समीर वानखड़े के साथ खड़ी रहेगी। समीर वानखड़े दलित समाज के हैं और उन्हें रिजर्वेशन लेने का इख्तियार है। वो रिजर्वेशन के ज़रिए से IRS ऑफिसर बने हैं। नवाब मलिक के इल्ज़ामात में कोई फैक्ट्स नहीं है। अठावले ने कहा कि NCB अहदेदार समीर वानखड़े पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के फ़ोटोज़ वायरल किए जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वो नवाब मलिक को बताना चाहते हैं कि आपको समीर वानखड़े और उनके ख़ानदान को बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी रोकनी चाहिए। क्रूज ड्रग्स केस में NCB कायद नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कई दीगर लोगों पर इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं। इनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के साबिक सदर मोहित कंबोज भी शामिल है। अब मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोका है। मोहित का कहना है कि मलिक ने उन पर और उनके अफराद खानदान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके पहले कंबोज ने 9 अक्टूबर को मलिक को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने मलिक से कहा था कि वह ऐसे बयान देना बंद करें। इसके बावजूद 11 अक्टूबर को मलिक ने कुछ TV चैनल्स पर फिर उन इल्ज़ामात को दोहराया था। उसी दिन कंबोज ने मलिक को एक और नोटिस भेजा। इसमें कंबोज ने कहा कि इल्ज़ामात को साबित करें या ऐसे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने NCB के प्रवक्ता पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा वो बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है। तो मेरा सवाल उनको ये है कि मुस्लिम का विषय तो नहीं है, ये तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ये फैमिली के पीछे है। समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। आज जब हम यहाँ बैठे हैं और अनेक बार नवाब जी ने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप किए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप किए हैं। आज हम इधर आए हैं, उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नेता एक दलित की सीट छीन रहे हैं। इनको बहुत समझ है, ये बहुत बड़े नेता हैं, उनके हाथ से ऐसा गलत काम कभी नहीं होगा। आज वो हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें हर एक दलित बच्चे की, हर एक दलित इंसान की, हर एक दलित औरत, माँ, बहन, हर एक की इज्जत का सवाल है और उनको उस चीज़ का वो दिल के बहुत करीब है वो चीज़ उनके। तो ये विषय जब हमने उनके सामने रखा, उनके सामने सारे हमने पुरावे रखे, जो भी प्रूफ्स है हमारे पास वो उनके सामने रखे। सब सबूत देखने के बाद उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ ये लोग सच बोल रहे हैं। और नवाब जी रोज आप जो बोलिए, मालदीव्स का आरोप बोलिए, पैसे लेने का आरोप बोलिए, ये पैसे की सेटिंग दुबई में हुई, उसके सारे आरोप आज तक कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से क्रूज ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है। आर्यन के बाद अब क्रूज में सैनिटरी नैपकिन में ड्रग छुपाकर ले जाने वाली मॉडल मुनमुन धमीजा को भी जमानत मिल चुकी है। हालांकि उन्हीं के साथ ही अरबाज मर्चेंट अब भी जमानत के इंतजार में है। मुनमुन धमीजा को इतवार की दोपहर बाइकुला जेल से जमानत मिल गई। मॉडल को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, हालांकि पेपर वर्क पूरा ना होने की वजह से उन्हें भी आर्यन की तरह जेल में रुकना पड़ा था। बता दें कि मुनमुन को काइडिला क्रूज में चल रही हाई प्रोफाइल रेप पार्टी से दीगर 8 मुलजिमीन के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कस्टडी में लिया था। जांच के दौरान मुनमुन के कमरे से मिले सैनिटरी नैपकिन के अंदर ड्रग की गोलियां मिली थी, जिसका एक वीडियो भी NCB ने जारी किया था। इसी केस में पकड़े गए तीसरे सबसे ज़्यादा
डिस्कस्ड मुलजिम अरबाज मर्चेंट को भी जुमेरात को बेल मिल चुकी है। हालांकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे ना होने पर उन्हें जेल से बाहर आने के लिए इंतज़ार करना पड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो आज शाम तक कल सुबह तक इनको पीर के रोज़ इन्हें बेल मिल सकती है। अब बड़ी खबर वर्ल्ड कप से। T20 वर्ल्ड कप के 28वें मैच में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तानी टीम को बुरी तरह से शिकस्त देते हुए 8 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बैट्समैन ने मायूस किया और 20 ओवर्स में सिर्फ 110 रन 7 विकेट के नुकसान से ही स्कोर बना सके। रविंद्र जडेजा 26 नॉट आउट टॉप स्कोरर रहे। वहीं कीवी टीम के लिए ट्रेंट बोल्ट के खाते में 3 विकेट आए। 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी के साथ 14 ओवर और 3 बॉल्स के खेल में 2 विकेट के नुकसान से हासिल कर लिया। टारगेट का पीछा करते हुए कीवी टीम की शुरुआत खराब रही और चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मार्टिन गुप्टिल को 20 रन पर आउट कर टीम को पहली कामयाबी दिलाई। हालांकि इसके बाद डैरल मिचेल और केन विलियमसन ने हिंदुस्तान को वापसी का मौका नहीं दिया और दूसरे विकेट के लिए 54 गेंदों पर 72 रन जोड़े। मिचेल 49 का विकेट भी बुमराह ने लिया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के गोवा में दिए बयान से पंजाब में सियासत गर्मा गई है। राहुल ने गोवा में कहा था कि हमने पंजाब में किसानों के सब कर्ज माफ कर दिए हैं, चाहे तो लोग पंजाब जाकर इसको कंफर्म कर सकते हैं। राहुल के इस बयान पर अकाली दल के सरबराह सुखबीर बादल मैदान में कूद पड़े। उन्होंने सीएम चरणजीत चन्नी को टैग करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पंजाब की हकीकत के बारे में बताएं। पंजाब में किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर सियासी पार्टी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने से पीछे नहीं हटती है। गोवा में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि हमने किसानों को कर्ज माफ करने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में इलेक्शन लड़ा, हुकूमत बनने के बाद इस वादे को पूरा कर लिया। आप लोग पंजाब जाकर इसे कंफर्म कर सकते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में जो भी है वो सिर्फ वादा नहीं बल्कि गारंटी है। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जुई कर रही कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इतवार के रोज वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में पहुंची। यहां प्रतिज्ञा रैली से खिताब करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के नजरियात के बरखिलाफ हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की ही टीम है, लेकिन मैं उन्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी से इत्तेहाद नहीं करूंगी। प्रियंका गांधी ने वजीर दाखिला अमित शाह पर निशाना लगाते हुए कहा कि मैं अमित शाह का बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे कि यूपी में आज मुजरिमों को ढूंढना हो तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जबकि उनके पास अजय मिश्रा खड़े थे जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि दूरबीन छोड़िए, चश्मा लगाइए। गरीब का प्रमाण पत्र मिला है ताकि उसको नौकरी मिले, लेकिन जो गरीब है उसको कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है। आपने देखा है कि हर जगह अपराधियों का तांडव है। इसके साथ साथ जो रक्षक है वो भक्षक बन गया है। आज पुलिस ने जनता को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। ना अपराधी काबू में आ रहे हैं, ना पुलिस काबू में आ रही है। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूं, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई है? सही कह रहे हैं आप, बड़े बड़े खरबपतियों की ही सुनवाई है इस देश में। आपने बार बार ये देखा है, लखनऊ में विवेक तिवारी को पुलिस ने गोली से मारा, कानपुर
किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर किसानों को जबरन हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी दफातर को हम गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। राकेश टिकैत ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए जाने और रास्ता पूरी तरह से खोले जाने के मामले पर किसान लीडरान और पुलिस इंतजामिया के दरमियान रस्साकशी चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा कि हमें इत्तला मौसूल हुई है कि इंतजामी अफसरान जेसीबी के जरिए मुजाहरा करने वाले किसानों के खैमे हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो किसान अपने खैमे पुलिस स्टेशन में नस्ब कर देंगे। दिल्ली पुलिस ने जुमेरात की शब से गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का अमल शुरू किया, जहां किसान तीनों ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुद्दत तवील से सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये रास्ता गुज़िश्ता 11 महीनों से बंद है और दिल्ली में नवंबर के अवाखिर से किसानों की दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी तहरीक को 1 साल मुकम्मिल हो जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि किसानों के रास्ता रोकने के सबब मुसाफिरों और मकामी बाशिंदगान को भारी परेशानी हो रही है, जबकि किसान कायदीन और संयुक्त किसान मोर्चा ने लगातार कहा है कि उनकी जानिब से रास्ता नहीं रोका गया बल्कि पुलिस इंतजामिया ने बैरिकेड नस्ब करके ऐसा किया। 2 रोज़ कबल जेसीबी मशीन के जरिए दिल्ली पुलिस के एहलकार टिकरी बॉर्डर से रुकावटों को हटाते हुए नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही समाअत के दौरान कहा था कि रास्तों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। कन्नड़ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की आज आखिरी रसूमात बेंगलुरु में सरकारी एजाज़ात के साथ मुकम्मिल की गई। उन्हें दफनाया गया। उन्हें आखिरी सलाम देने के लिए कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार पहुंचे। उनकी आखिरी रसूमात को किया जाना था। उनकी बेटी वंदिता को अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचने में वक्त लगा, इसीलिए उनकी आखिरी रसूमात को इतवार के लिए मुलतवी किया गया था। वंदिता को दिल्ली से बेंगलुरु तक लाने के लिए स्टेट अथॉरिटी ने एक स्पेशल फ्लाइट का इंतज़ाम किया था। अपने 46 साल के छोटे सी ज़िंदगी में पुनीत काफ़ी पॉपुलर थे। उन्होंने मज़हब के ख़िलाफ़ कभी नहीं सुना, वो सुन नहीं पाते थे। कोरोना वबा के दौरान भी पुनीत ने सीएम रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए डोनेट किए थे। पुनीत ने 45 स्कूल्स, 26 ऑर्फनेजेस, 16 ओल्ड एज होम्स, 19 गौशाला और 1800 जो यतीम लड़कियां होती हैं उनके हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाई थी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी इतवार को अपने गोवा दौरे के अख्तिताम से पहले नया सवेरा के लिए साथ मिलकर लड़ने की अपील की और वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि गोवा का दौरा अख्तिताम पजीर हो रहा है। गोवा के तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया। मैं उन तमाम बुरी ताकतों को शिकस्त देने के लिए बेखौफ और पुरज़्म हूँ जिन्होंने रियासत में अमन व अमान में खलल डाला और तरक्की को रोका। उन्होंने कहा कि आप सभी से मेरा ये वादा है कि रियासत के तमाम मसाइल सुने जाएंगे और उन्हें हल किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस गोवा में जमहूरियत की लड़ाई में खड़ा है। हम सब एक साथ नई सुबह के लिए लड़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यौम इत्तेहाद यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर अपने खिताब में हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़बरदस्त खिराज पेश किया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक हिंदुस्तान श्रेष्ठ हिंदुस्तान के आइडियल के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं है बल्कि वो मुल्क के हर एक शहरी के दिल में बसते हैं और जो लोग उनके इत्तेहाद के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं वो इत्तेहाद के गैर मुनक़ता एहसास की हकीकी अलामत है। साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है।
राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा। जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार के खैंदा गांव में रहने वाले दो भाइयों शिवनाथ और शिवराम की अनोखी जोड़ी अब नजर नहीं आएगी। हफ्ते की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से दोनों की मौत हो गई। हालांकि मुश्तबा हालात में हुई मौत की वजह से पुलिस भी इस वाकये की जांच कर रही है। शिवराम और शिवनाथ के घर वालों के मुताबिक बीती रात इन भाइयों को तेज बुखार हुआ था। सुबह जब घर वाले इनके कमरे में पहुंचे तो दोनों की मौत हो चुकी थी। गांव में दोनों भाइयों की खुदकुशी कर लेने की भी बहस हो रही है। दोनों की उम्र 20 साल थी। दिसंबर 2001 में जन्मे शिवनाथ और शिवराम जिस्म से जुड़े हुए थे। इनके 2 धड़, 2 सिर, 4 हाथ और 2 पैर थे। एक साथ ही शिवराम और शिवनाथ अपने सारे काम किया करते थे, चाहे स्कूटर चलाना हो, नहाना हो, स्कूल जाना हो। दोनों का जुड़ा हुआ जिस्म एक साथ काम करता था। इस वजह से इन्हें 2 जिस्म एक जान के नाम पर भी मुल्क और दुनिया में जाना जाता था। इस अनोखी जोड़ी को अब लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि इन दोनों की मौत हो गई है। दोनों मुस्कुराकर लोगों से मिला करते थे। अब अचानक इनकी मौत ने खैंदा गांव के लोगों को भी उदास कर दिया है। बिहार के छपरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक खातून मुखिया का इलेक्शन हार गई तो उसके पोस्टमैन शोहर ने बांटने के लिए पोस्ट ऑफिस आए आधार कार्ड जला दिए। इस वाकये का किसी गांव वाले ने वीडियो बना लिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पोस्टमैन आधार कार्ड के साइज वाले कार्ड के बंडल जलाता नजर आ रहा है। ये आधार कार्ड गांव वालों के थे और बांटने के लिए आए थे। मामला इसुआपुर प्रखंड का है। यहाँ 24 अक्टूबर को इलेक्शंस हुए थे और 26 अक्टूबर को नतीजे आए। वीडियो में जो पोस्टमैन आधार कार्ड जलाता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र की बीवी सुमन देवी ने वहाँ मुखिया के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ा था। हालांकि वो इलेक्शन हार गई। इलेक्शन में सुमन को महज 144 वोट मिले थे। इल्जाम है कि इस बात से शैलेंद्र गाँव वालों से काफ़ी नाराज़ था। वो अगले दिन शाम यानी 27 अक्टूबर की शाम को पोस्ट ऑफिस पहुंचा। वहाँ उसने आग जलाई और एक एक करके आधार जैसे कार्ड वाले लिफाफे आग में डालकर जला दिए। वीडियो के बारे में जब पोस्टमैन शैलेंद्र से बात की गई तो उसने आधार कार्ड जलाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने आधार कार्ड नहीं जलाए। इस वाक़े पर छपरा के जो चीफ पोस्ट मास्टर हैं SN प्रसाद, उनका कहना है कि उन्हें इस वाक़े के बारे में जानकारी मिली है। इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना से 2,97,647 अफराद मुतासिर हुए। इसी दौरान 5,268 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 24,72,85,055 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 50,13,435 हो गई। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 12,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान सेहतयाब होने वालों की ज़्यादा तादाद की वजह से सेहतयाबी की शरह यानी रिकवरी रेट बढ़कर 98.20% हो गई। इस दरमियान हफ्ते को मुल्क में 68,04,806 अफराद का वैक्सीनेशन हुआ और अब तक 1 अरब 6 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा अफराद को
कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,830 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 3,42,73,300 हो गई। इसी दौरान 14,667 मरीजों के शिफायाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 33,65,58,042 हो गई है। एक्टिव केसेस 2,283 कम होकर 1,59,272 रह गए। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद इतवार के रोज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो ठीक हैं और होम क्वारंटाइन में हैं। साथ ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उनके टच में आए लोगों से अपना कोविड टेस्ट कराने की भी अपील की है। इसके अलावा उन्होंने फैंस को दिवाली के मौके पर अपना खास ख्याल रखने की भी सलाह दी। उर्मिला मातोंडकर ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं ठीक हूँ और मैंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। दिवाली के त्यौहार को लेकर बाजारों में निकली भारी भीड़ और इस दौरान कई रियासतों में कोविड-19 के मामलों में दोबारा हुई बढ़ोतरी ने मरकजी हुकूमत की तशवीश बढ़ा दी है। इसके चलते फिलहाल यूरोप दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां से लौटते ही फौरी 6 रियासतों के वज़राए आला और 40 अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ मीटिंग करने का फैसला किया। ये मीटिंग 3 नवंबर को होगी, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वो G20 समिट के बाद एनवायरमेंटल चेंजेस को लेकर हो रहे COP26 समिट में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान में अमेरिकन एम्बेसी ने इतवार के रोज कहा कि यूएस के सफ़र के लिए वीज़ा की मंजूरी मिलने में अभी कुछ देरी है। एम्बेसी की जानिब से कहा गया है कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पाने के लिए लोगों को अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। एम्बेसी ने कहा कि नए इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पॉलिसी के तहत 8 नवंबर से हिंदुस्तान के करीब 30 लाख वीज़ा होल्डर्स यूएस का सफ़र कर सकेंगे, हालांकि इनके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए। अमेरिकी एम्बेसी ने कहा कि सफ़र शुरू होने से दोनों मुल्कों के मजबूत और उभरते रिश्ते को मदद मिलेगी, जो कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा ने टोक्यो ओलंपिक में मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पानीपत के नीरज चोपड़ा और सोनीपत के सुमित अंतिल से किया वादा पूरा कर दिया। आनंद महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा की नई नवेली XUV 700 कार दोनों के घर पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कार के साथ फोटो शेयर कर आनंद महिंद्रा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जल्द ही कार चलाने की बात कही। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरा के रहने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में मुल्क के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की थी। आखिर में एक चौंकाने वाली खबर, चीन के शिनजियांग इलाके में कैद 15 लाख से ज़्यादा उइगर माइनॉरिटीज़ या खासकर वहाँ के जो मुसलमान हैवानियत का शिकार हो रहे हैं। यह खुलासा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन पर उसकी जानिब से तैयार की गई एक रिपोर्ट में हुआ। एजेंसी की रिपोर्ट में कमीशन के हवाले से दावा किया गया है कि चीन में माइनॉरिटीज़ के ऑर्गन्स को जबरन निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश की गई है। इसमें बताया गया है कि सेहतमंद लीवर को $1,60,000 यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए में तक बेचा जाता है। इस गोरख धंधे से चीन हर साल $100 करोड़ यानी 7,500 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है। इन कैदियों के निकाले जाने वाले सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन्स है उसमें दिल, गुर्दे, लीवर, कॉर्निया है। रिपोर्ट में जिस्म ऑर्गन्स निकाले जाने के अमल पर तफसील से बताया गया है। इसमें उइगरों और दीगर माइनॉरिटीज़ की जबरन नसबंदी तक की जाती है। जिन अस्पतालों में इन जिस्मों को, इन ऑर्गन्स को निकाला जाता है वो डिटेंशन सेंटर से काफ़ी नज़दीक है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।